अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं हिना न्याजी। थैंक यू अजीम, कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, जबरदस्त। आप बताएं कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि वीकेंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और थोड़ी सी सैडनेस भी होती है क्योंकि क्यों? हमें ब्रेक मिलता है 2 दिन के लिए और हमारा और व्यूअर्स का उस तरह से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। वो जो आप बॉन्ड वाकई इतना सैड फील करती हैं कि Exactly. 2 दिन के लिए व्यूवर्स से जो है वो जुदाई आई सहनी पड़ डू जाती है। फील सैड और मुझे लगता है गैप आ जाता है 2 दिन के लिए, वो जो जुदाई है ना। लेकिन फिर एक्साइटमेंट ये भी होती है कि जी आप 5 मंडे को दिन दोबारा आधा आते हैं। प्रोग्राम और सजना लंबी जुदाई। सॉरी, आई नीड टू पुट माय फोन ऑन साइलेंट। भाई ये लाइव शो की ब्यूटी है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी सुबह का आगाज जो है वो किसी अच्छी बात से करें, कोई फिलोसोफर की अच्छी वैसे कोटेशन ना से आप करें। इससे पहले के फिलोसोफर की कोई अच्छी बात करें, मैं एक जल्दी से छोटी सी अच्छी बात कर दूं। जरूर और वो जरूर। ये है कि जहाँ रहें खुश रहें, जिस हाल में हो, परवरदिगार का शुक्र अदा करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दिन का आगाज मुस्बत सोच के साथ करें। कितनी खूबसूरत बात की और जुम्मे की मुनासबत से भी बहुत खूबसूरत पैगाम है कि भाई जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और आज के प्रोग्राम का आगाज हम प्लेटो के एक बहुत ही खूबसूरत कॉल से करेंगे। उनका ये कहना है कि जब लोग तुझे बुरा कहें तो ऐसे जी कि कोई उस पर यकीन ना करे। वाह वाह वाह। यानी कि जब लोग आपको बुरा कह रहे होते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने तर्ज जिंदगी को इस तरह से बनाएं कि अगर कोई कुछ भी कह रहा है लोग उस पर यकीन ना करें। और आप आपको देखते हुए ऐसा तर्ज जिंदगी अपनाएं कि जो भी सोच आपके बारे में, जो भी ख्याल आपके बारे में बना लिया है लोगों ने, आप उसको गलत साबित करें। और गलत साबित सिर्फ बातों से ना करें बल्कि गलत साबित अमली इकदामात से करें। अरे वाह वाह तो वाह। हम चूंकि प्लेटो के बारे में बात कर रहे हैं तो है ना, अफलातून की बात करें हम। हाँ, अफलातून के बारे में थोड़ा सा बताएं भी। और ये वो वाला अफलातून नहीं है जिसके बारे में बचपन में या अक्सर माएं बोलती हैं बच्चों को, बड़ा अफलातून बच्चा है। तो ये आप अफलातून बच्चा है? एकदम, मैं अफलातून बच्ची थी और मैं बहुत ज्यादा शरारती थी, लेकिन अब मैं अफलातून नहीं हूँ। लेकिन अगर अफलातून की बात की जाए तो जी इनको ये नाम दिया गया था इनकी रेसलिंग टीचर की वजह से और इनका असल नाम था अरिस्टोक्लीज। और अरिस्टोक्लीज इनको नाम इसलिए दिया गया था, बल्कि इनका प्लेटो नाम इसलिए था कि ही वाज वेरी ब्रॉड और इनकी जो फिजिक थी ना, हाँ जी, और कहते हैं इनका फोरहेड भी बहुत ज्यादा ब्रॉड था। तो जो इनके रेसलिंग टीचर थे, जब वो इनकी फिजिक को देखते थे, इनको देखते थे, तो इन्होंने नाम जो है उनको दिया था प्लेटो। वैसे ही ना उस दौर में जो यूनानी स्कल्पचर्स हम तक पहुंचे हैं वो हम लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं और उसमें भी देखा जा सकता है कि इनके जो फेस फीचर्स हैं और जिस्मानी जो खदोखाल हैं, जो साख्त है वो चौड़ी है, तो जिसकी वजह से इनको प्लेटो कहा गया। असल नाम इनका अरिस्टोक्लीज था। अरिस्टोक्लीज नाम था जी, बिल्कुल। अच्छा, वैसे बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े थिंकर थे और अगर हम यूनान की बात करें तो उनके बहुत ज़्यादा जो मशहूर और अहम फिलोसोफर्स हैं उनमें इनका शुमार होता है। और एथेंस के, ये यूनान के शहर है एथेंस, वहाँ ये पैदा हुए। और अफलातून को जी अफलातून के उस्ताद का जिक्र करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुकरात जिन्हें हम कहते हैं, सोक्रेटिस, उनके ये तालिब इल्म रहे हैं प्लेटो और बड़े मुतासिर थे सुकरात की तालीमात से। सुकरात के बारे में अगर आप नहीं जानते तो उस बारे में भी थोड़ा सा जिक्र ये करते हैं कि सुकरात जो हैं वो फादर समझे जाते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। और उनको उनके जो सवाल जवाब करने का अंदाज था उस हवाले से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और चूंकि वो एथेंस में थे तो एथेंस कोर्ट ऑफ लॉ ने सुकरात को उनकी इस आदत की वजह से, वो कहते थे कि ये जो है ना, ये रॉयल जो ब्लड है उनकी बेइज्जती करता है, ये सवाल करता है। Exactly. तो उस हवाले से उन्होंने उसे सजाए मौत दी थी। और बड़ा ही डेडलीस्ट प्लांट है एक हेमलॉक, यूरोपियन हेमलॉक कहते हैं, वो सुकरात को उसका जहर पीना पड़ा था। और फिर प्लेटो जो है वो सुकरात के इन हालात को देखते हुए और उसके बाद जब एथेंस पे बिल्कुल अटैक किया स्पार्टास ने, बिल्कुल इन 2 चीजों से वो दिलबर्दाश्ता हुए और छोड़ के एथेंस को चले गए। बिल्कुल। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ जिन फिलोसोफर्स के कोटेशंस शेयर करते हैं, उनकी अच्छी बातें शेयर करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताएं और उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू आपके साथ शेयर करें ताकि आपको कुछ सीखने का भी मौका मिले। एंड आई एम श्योर जब हम सुबह कोई अच्छी बात से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो आप लोग जरूर कुछ सीखते भी होंगे। और इन शख्सियात को है ना पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ के लिए बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इतने बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स हैं जिनका नाम बुक्स में भी आता है, हिस्ट्री की बुक्स में आता है, आपकी ये अपनी कोशिश होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं तो बच्चों को रोज ये टास्क दें कि आपने एक फिलोसोफर पे रिसर्च करनी है, उनकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी उस पर भी
अपने बच्चों को ये टास्क दे ताकि बच्चे भी बहुत कुछ सीखें। बिल्कुल। और इससे पहले हम आगे बढ़े, एक और ज़रूरी बात ये कर दूं कि प्लेटो के बारे में आखिरी ज़रूरी बात है। जी जी और जरूर। वो ये बिल्कुल जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते थे और उसकी वजह उनके इर्द गिर्द पेश आने वाले जो हालात हैं वो थे। और ये कहते थे कि जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उन्हीं का काम है सोचना समझना, जिन्हें वो फिलोसोफर कहते थे खुद। और वो कहते थे कि जो फिलोसोफर है उसी के पास हक है कि वो ही हुकूमत करे और बाकी लोग उसकी बात माने। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस हवाले से जिक्र बहुत लंबा किया जा सकता है लेकिन वक्त कम है, तो आगे बढ़ते हुए अब ही ना हम लोग जो टॉप स्टोरीज हैं अपनी वो शामिल करते हैं। बिल्कुल नाजरीन को बताएंगे कि मुल्की सियासत में ये जो हिजानी कैफियत है कब तक बरकरार रहेगी, बढ़ती महंगाई में आवाम की जिंदगी का पहिया किस रफ्तार से घूमता रहेगा, और अगर माशी अदादोशुमार की बात करें तो वो क्या बता रहे हैं। फिर खेलों के मैदान से भी हम आपको बताएंगे कि कौमी परचम किस बुलंदी पर है, और इस आलमी हालात, ये जो आलमी हालात है क्या मंजरनामा बिल्कुल पेश कर रहे हैं। इसी पर हम पहले एक नजर डालते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की टीम मुकम्मल, 16 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सुनो न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान मिल गया। काबीना में 3 मुशीर और 6 मुआविन खुसूसी भी शामिल। पहले हल्का बंदियां फिर इंतखाबात, हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार, 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। जड़ावाला में मुबैना खबर पर फसादात, मुल्जिमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 130 अफराद गिरफ्तार। आर्मी चीफ का वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कटहरे में लाने का अज़्म। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मुल्क भर में ई पासपोर्ट का इजरा शुरू। 5 साल वाले पासपोर्ट की फीस 9,000, अर्जेंट के लिए 15,000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। इख्तिलाफात खत्म, कुर्बतें बढ़ने लगी, तेहरान और रियाज के दरमियान फासले मिट गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ताल्लुकात की बहाली के बाद पहले दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए, अहम फैसलों का इम्कान। एशिया कप से पहले कड़ा इम्तिहान, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला 22 अगस्त को होगा। तो ये है जी आज की टॉप स्टोरीज, और सियासी मैदान से बड़ी खबर शामिल करते हैं कि क़यास-ए-राइयां ख़त्म हो गई हैं। बिलाखिर निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी टीम तश्कील दे दी है। 24 रुकनी काबीना का जो इंतखाब है वो हो चुका है, जिसमें 16 विफाकी वुज़रा हैं और 3 एडवाइज़र टू दी प्राइम मिनिस्टर्स और 5 स्पेशल असिस्टेंट टू दी प्राइम मिनिस्टर हैं। और बड़े ही दिलचस्प नाम इसमें शामिल हैं, जिनमें से 2 वही हैं जिनका ही नाम कल जिक्र कर रहे थे, फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। डॉक्टर शमशाद अख्तर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो जलील अब्बास जिलानी, इन्हीं का हम जिक्र कर रहे थे। और इसके अलावा मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि सुनो की टीम का भी पार्ट हैं, उनको भी मुबारक कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने। और दूसरी जो अहम खबर है जी वो है डिलिमिटेशन से मुतल्लिक, नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक। तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़े कर दिया गया है कि उनके मुताबिक ही इंतखाबात होंगे, तो ये मामला भी खटाई में जाता नजर आता है। तमाम सूरत हाल पर तज्जिया लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल बख्श रईस साहब, सर बहुत शुक्रिया, सुनो न्यूज़ को आपने वक्त दिया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आपकी बातें सुनी बहुत खुशी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सर कहिएगा, 16 रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, 3 मुशीर और 5 मुआविन खुसूसी भी शामिल हैं। काबीना में अगर देखा जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि टेक्नोक्रेट का गलबा है। और काबीना की तश्कील को आप किस तरह से देख रहे हैं, और अगर हम आपसे पूछें कि इस काबीना को आप क्या रेट करेंगे तो क्या कहेंगे? मैं इसको बहुत हाई रेट करूँगा, इसलिए कि ये लोग अपने अपने मैदान के माहिर हैं और सियासी वाबस्तगियाँ इनकी नहीं हैं। 1-2 की हैं, कुछ की हैं, लेकिन वो भी अपने शोबे में कुछ तजर्बा रखते हैं, महारत रखते हैं। और फिर सूबों की नुमाइंदगी का भी इशू था, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो काबिल हैं और अहल हैं, और ऐसी ही निगरान काबीना बननी चाहिए। सिवाय चंद के, उनके यहाँ पे बात नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना उस बारे में कोई तासुब शो नहीं करना चाहता। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस काबीना की तश्कील में वो जो 13 जमाती थे उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो कम अज़ कम ये है कि जो कुछ वो 16 माह में मईशत को तबाह करके गए हैं, वो कम अज़ कम ये बोझ
तो इनको उठाना पड़ेगा, लेकिन इनमें हिम्मत होनी चाहिए और फैसले इनको करने चाहिए। इसलिए उनको इख्तियारात ज़्यादा दिए गए हैं कि पाकिस्तान की मईशत को मुसीबत से निकालें। रसूल बख्श रईस साहब, वैसे सुनो न्यूज़ तो बड़ा लकी साबित हुआ सर कुछ लोगों के लिए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब के लिए नो डाउट उनकी पहले भी खिदमात हैं, और फिर जमाल शाह साहब कुछ ही दिन पहले हमारे गेस्ट बने थे, वो भी मिनिस्टर बन गए हेरिटेज एंड कल्चर के। सर क्वेश्चन इज दिस के फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स बने हैं गौहर एजाज साहब, और उनकी भी जो खिदमात है अपनी फील्ड में सभी मतलब आशना है उनकी के तमाम तर खिदमात से, और दूसरी जानिब फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर शमशाद साहिबा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, क्योंकि मईशत ही आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये फैसले जो मईशत के बारे में है, एक आम आदमी भी जानता है कि आप देखें कि अगर आपकी आमदनी 10 रुपये है तो 10 रुपये तो बहुत मामूली सी बात है, आप उसकी कोई अहमियत नहीं रही। हम कहते हैं कि आपकी आमदनी 1 लाख है और ख़र्चा 2 लाख है, तो आप कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? यही IMF आपको कहता है कि आप अपनी हुकूमत का हुजूम कम करें, अपने अखराजात कम करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। क्या आमदनी को बढ़ाने में ये बातें हम बहस में नहीं लाते, आपको लानी चाहिए कि ये जो आपका दुकानदार बैठा हुआ है ना, जिससे आप जाके सब्जी लेते हैं, इसको भी टैक्स देना चाहिए। ये नहीं था, दुकानदार टैक्स नहीं देता आपका, सिर्फ आप भी टैक्स देते होंगे, इसलिए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको तनख्वाह मिलती है तो वो ये है कि वो आपकी काट लेंगे। हमारी भी इस तरह से है कि 1% पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, और टैक्स टू GDP रेशो होता है। मतलब ये है कि आपके पास कौमी आमदनी है, दौलत मौजूद है, लेकिन उस दौलत का कितना फीसद आपने टैक्स से वसूल करके हुकूमत के खजाने में जमा करना है, ताकि आपको कर्जे ना लेने पड़े, हुकूमत का काम चले और आपकी सड़कें बने, एयरपोर्ट बने, लोगों को सहूलत हो। रसूल बख्श रईस साहब, सर टैक्स टू GDP जो रेशो है वो खासी कम है, वो बढ़ाने की ज़रूरत है, और IMF से जब हमें इमदाद दरकार थी तो उसकी जानिब से भी यही बार बार मुतालबा किया जाता रहा कि जो टैक्स रेशो है वो बढ़ाएं। तो अब आप कैसे देखते हैं हमारे जो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्योंकि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं, तो वो इस तरह के अब जो मुश्किल डिसीजंस हैं वो करेंगी? अगर नहीं करेंगे तो मुल्क और नीचे चला जाएगा। हमने पिछले 5 साल ज़ाया कर दिए, उसमें तहरीक इंसाफ का भी 4 साल शामिल हैं, 16 महीने इनके भी शामिल है। और इससे पहले जो थे वो PMLN की हुकूमत, उन्होंने क्या किया है, कौन सी टैक्स बेस बनाई है जी, कौन सी कानूनी को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। तो ये तमाम जो अब ये देखें, ये जो कुछ कारकर्दगी करके गए हैं, एक टैक्स कमीशन उन्होंने बनाया। आखिरी दिनों जब उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया तो आखिरी दिनों में उसको वाइंड अप करके चले गए कि वो अपना काम ना कर सके। तो अब हमने देखना ये है इनकी कारकर्दगी कि क्या ये रिफॉर्म्स ला सकते हैं टैक्स में, क्या ये रिफॉर्म ये एनर्जी में ला सकते हैं कि जिस तरीके से करप्शन है, ये आपकी इसको है और जिसको है, ये जितना इसको मिसको बनी हुई है, इनमें करप्शन है। ये लोग बिजली बेचते हैं, चोरी करवाते हैं, और मीटर लेने के लिए जहाँ लोगों से पैसे लेते हैं। ये दुनिया में कहीं हुआ है? दफ्तरों में जाए, ये कारकर्दगी के क्या हाल है। ये हमें अदलिया में, इंसाफ में, हर इदारे में हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है इनको जो अख्तियारात दिए गए हैं, इस नीयत से दिए गए हैं कि इन्होंने अवाम के सामने तो नहीं जाना इलेक्शन लड़ने के लिए, और यहाँ पे अवाम का मसला नहीं है, मसला माफियाज का है, जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि कल वो दुकानें बंद कर देंगे, बाजार बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको करने दें, ये मुश्किल फैसले करने चाहिए। हम एक ऐसी दलदल में फंसे हुए हैं जहाँ किसी ने निकालना है। आप नहीं निकाल सकते, हम बातें करते हैं, हुकूमत ने निकालना है। आप देखें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों ने किया है, ये लाउड स्पीकर्स के ऊपर कहाँ से आवाज़ें आ रही थी कि इनके ऊपर हमले करो। अब कितना लोगों को आज तक ये जो इंतहा पसंद फसादी हैं, इनमें कितना लोगों को आपसे ज़्यादा है। तो जब तक आप ये फैसले नहीं करेंगे, आप कंप्रोमाइज नहीं करते, आप जो जुर्म करते हैं उनको ऊपर कंप्रोमाइजिंग, तो जो हमारी इनकी कारकर्दगी की तरफ हमारी नज़र होगी। अच्छे लोग हैं, तारीफ करते हैं, उनको अगर ये मनसब, इज्जत, वकार और मकाम मिला है तो उसकी मुनासबत से जिम्मेदारी है कि वो कुछ करें आपके लिए, मेरे लिए, अवाम के लिए। बिल्कुल करना चाहिए हमारे अवाम के लिए।
अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हो सकते, हल्का बंदियां करनी होंगी जिसके लिए 4 माह दरकार हैं। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस कब तक हो जाएंगे? देखिए, ये एक तरफ आइन है आपका और दूसरी तरफ आपका इलेक्शन कमीशन है। जी। आइन सुप्रीम है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है? ये तो आम आदमी बिल्कुल समझ सकते कि अगर आइन मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन हाँ जी के मातहत काम करता है, उससे माफा नहीं हो सकता। ये जो उन्होंने बयान दिया है कि नहीं हो सकते, ये जो आपका ये इसको पकड़ के जेल में जाना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि सुमोटो लेके इसको कहें कि आपने आइन को वायलेट किया है, आइन को वायलेट करने का आपने इरादा किया है, आपको इस बात पे आपको सजा हो सकती है। यहाँ पे 3 इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइन वाज़े तौर पर कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। बिल्कुल, असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस कराए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या वो आइन की बालादस्ती कायम करता है या फिर उनकी बालादस्ती कायम होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैनिपुलेट कर रहे हैं। रसूल बख्श रईस साहब, आपको लगता है आने वाले दिनों में इलेक्शन एक्ट और आईने पाकिस्तान में एक तसादुम नजर आएगा? जैसे अभी आपने भी इसी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है कि नो डाउट आइन जो है वो सुपीरियर है, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को ही इख्तियारात दिए गए सर कि डिसीजन फाइनल जो डेट का है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। तो 224 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का वो 90 दिन में इंतखाबात कराने का कहता है अगर असम्बली वक्त से पहले डिजॉल्व होती है, जबकि इलेक्शन एक्ट का 17(2) जो क्लॉज है वो ये कहता है कि जब डिलिमिटेशन होगी नए मरदमशुमारी के तहत तो फिर नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए। तो ये अब एक तसादुम नजर आएगा सर मुस्तकबिल में? ये देखिए, एक्ट है, एक्ट या कानून आइन से मुतसादिम नहीं हो सकता। जब वो आइन से मुतसादिम होता है तो वो खत्म हो जाता है और इसका फैसला कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है कि जी एक्ट ये कहता है, उसके बहाना नहीं कर सकते। और जो ट्रीजन है, वायलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, विलफुल, और ये विलफुल वायलेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये आर्टिकल 6 के तहत इनको सजा होनी चाहिए। ठीक है जी, रसूल बख्श रईस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, आपने सुनो न्यूज़ को टाइम दिया। एक से गुफ्तगू ही मौजूदा जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर, और रसूल बख्श रईस साहब ने भी बिल्कुल सही निशानदही की और लग भी यही रहा है कि आने वाले दिनों में अब सिचुएशन मज़ीद जो है वो मुश्किल की तरफ बढ़ेगी और बिलखसूस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी अब आयद होगी कि आईने पाकिस्तान की जो है वो वायलेशन कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सुपीरियर डॉक्यूमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं ना और ट्रैफिक हादसात का कुछ जिक्र करें। बिल्कुल, ट्रैफिक हादसात की बात करते हैं और कहते हैं कि किसी भी कौम के शऊर और अगर हमने दिमागी इस्तेहकाम का अंदाजा लगाना है तो उस कौम की ट्रैफिक सूरत हाल से बखूबी लगाया जा सकता है। और मुल्क में हम देखते हैं कि आए रोज सड़कों पर हादसा बढ़ते जाते हैं, और अगर पार्किंग माफिया की बात की जाए तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पार्किंग माफिया का भी राज है, जिस वजह से शहरियों को बहुत सारे अजीम मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप अपनी बात कर लें, हम अपनी बात अगर कर लें, मैं अगर कहीं भी जाती हूँ तो पार्किंग माफिया है। मतलब अगर आप ATM गए और आपने पार्किंग माफिया वाले आपको नहीं पहचानते अभी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। वैसे अगर पहचानते भी हैं तो वो ज्यादा धड़ल्ले से कहते हैं मैम पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे। इसी सूरत हाल पर हमारी साथी एंकर हैं शुमाइला, उन्होंने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, तो शुमाइला की तरफ चलते हैं जी। पाकिस्तान कम और मिसाइलस्तान ज़्यादा बनता जा रहा है। जहाँ हर तरफ मिसाइल हैं वहाँ एक बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक का है। बात लाहौर की करें तो बावजूद खुली सड़कों के, फ्लाईओवर, अंडरपासेस के, फिर भी बेहंगम शोर और हादसात की बहुताब नजर आती है। सूबा पंजाब की ही बात करें तो एक दिन में 1122 ने 1700 के करीब जो एक्सीडेंट को वो रिस्पॉन्ड किया, जिसमें जो 850 थे वो स्वेयर एक्सीडेंट थे और उसमें 17 जो थे वो डेथ हुई और 900 के करीब जो थे वो नॉर्मल ज़ख्मी हुए। इस वक्त जब हम मौजूद हैं वो लाहौर की क्रीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद हैं। मेन सड़क है लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई बाज़ार हो, जहां हर तरफ जो है वो गलत पार्किंग की हुई है गाड़ियों की।
और इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 1659 ट्रैफिक हादसा पर रिस्पॉन्ड किया, जिनमें 850 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर नजदीकी डिस्ट्रिक्ट तहसील के हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया। इन हादसात में ज्यादातर तादाद 72% मोटरसाइकिल्स हादसात की है। ये बताएं, आप सड़क पे स्टॉल लगा के क्यों खड़े हैं और ये पार्किंग को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखें, वो हमें परमिशन मिली हुई है दुकान वाले की तरफ से, इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है। अब देखें ना, सारों ने लगाया हुआ है। अब हर किसी ने अपना घर का चूल्हा तो चलाना ही है। ये आपको परमिशन किसने दी है यहाँ पे? ऑब्वियसली बात है, दुकान वाले से लिए, जिसकी दुकान है उसके आगे लगाया हुआ है। आप गलत जगह पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं? नहीं जी, इस तरह सी बात नहीं है। मैं सुबह अपने ऑफिस में मैंने आके यहाँ पे पार्क की गाड़ी, और अभी जब 6 o'clock मैं जाने लगा हूँ तो एक भाई साहब ने इस तरफ रॉन्ग पार्किंग खड़ी कर दी है और दूसरे इन भाई साहब ने अगेन रॉन्ग पार्किंग खड़ी कर दी। यहाँ आपका ऑफिस है? जी, हमारा ऑफिस है। रोज यहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं? रोज़ यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है और हम अपनी पार्किंग स्लॉट के अंदर रहते हैं। बाय रोड के ऊपर नहीं हम खड़ी करते। ये पार्किंग स्लॉट नहीं है, ये रोड है। नहीं, देखें, अगर रोड की बात हो तो फिर ये बाकी गाड़ियाँ जो ना ये रोड के ऊपर खड़ी हैं, हमारी गाड़ी फिर भी अंदर करके खड़ी हुई है। तो यहाँ कोई पूछने और रोकने वाला नहीं है? यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, ना कोई पार्किंग के लिए प्रॉपर कोई इंतजाम है, ना ही किसी किस्म का कोई बंदा आके पूछता है। ठेकेदार होते हैं यहाँ पे जिन्होंने ठेका लिया हुआ होता है पार्किंग का? जगह पे कोई भी नहीं ऐसा बंदा है। अगर आप मेन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने ले पार्किंग वाले होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से पर्ची के ऊपर 20 रुपये लिखे हैं तो वो 50 रुपये कभी चार्ज कर लेते हैं, कभी 100 चार्ज करते हैं। तो कोई भी पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। आप मुझे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं कि वो आपको कितनी होती हैं? आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है और रश इतना ज़्यादा है कि बंदा मतलब गुजरना है मुश्किल है। पार्किंग की जगह भी प्रॉपर मिल जाती है या मुश्किल होती है? मुश्किल होती है भाई, पार्किंग का बहुत इशू है यहाँ पे। कहीं भी नहीं समझ आती कहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं और कहीं भी कोई वो नहीं है, रूल्स नहीं है यहाँ पे खड़ी करने वाले। एग्जैक्टली, रूल्स नहीं हैं। जिसका जहाँ दिल करता है, गाड़ी हो या बाइक हो या ऑटो रिक्शा हो, पार्क कर देते हैं। तो जी, हमारी साथी शुमाइला ने सही निशानदेही की है और ट्रैफिक जो है यकीनन बहुत बड़ा मसला है शहर लाहौर का। तो इस हवाले से हम सुनो न्यूज़ बिलखसूस अपनी काविशें जारी रखेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मसाइल हैं, शहर के जो मसाइल हैं, मुल्क के जो मसाइल हैं, वो अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम तक यूं ही पहुँचाते रहें। बिल्कुल नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। और आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया जिस पर आज हम तफसील से बात करेंगे वो है स्विमिंग। अगर स्विमिंग की बात की जाए तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है और जिस्मानी सरगर्मी है और आप अगर स्विमिंग करते हैं तो काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक ये बात प्रूव की गई है कि जो 63% बच्चे हैं अगर वो स्विमिंग करते हैं तो उनका दिमाग भी बेहतर होता है बाकी बच्चों से जो कि स्विमिंग नहीं करते, किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते। आप बीमारियों से भी बचते हैं, आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। थोड़ी सी बात ये भी बताएं कि हमारे मुल्क में वैसे जहाँ पर दूसरी स्पोर्ट्स को हम बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, वहाँ पर स्विमिंग एक ऐसा खेल है कि जो नज़रअंदाजी किया जाता है, बल्कि आलमी जो मंजरनामा है उस पर अगर हम रोशनी डालें तो कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर स्विमिंग जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, स्कूल कोर्स में शामिल होती है और बच्चे बाकायदा तौर पर स्कूल लेवल से ही स्विमिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये सहूलत है वो ज़्यादातर थोड़े अमीर स्कूल्स तो नहीं कहेंगे, अमीर बच्चे ही सिर्फ अवेल कर सकते हैं। कुछ इस तरह के समर कैंप्स होते हैं जहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है समर वेकेशंस में। लेकिन अगर बात की जाए इसके फवायद की तो वो तमाम बच्चे जो स्विमिंग के लिए जाते हैं, स्विमिंग से आपकी एक तो नशोनुमा बेहतर होती है, आपकी दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। फिर ऐसे बच्चों का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। फिर एक रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ऐसे बच्चे जो स्विमिंग करते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है और उनकी इज्जत नफ्स भी जो है वो बढ़ती जाती है। तो अपने बच्चों को ज़रूर भेजें स्विमिंग के लिए। और दुनिया भर में से आपकी जो है फिजिक भी बड़ी जबरदस्त बनती है और जब आपकी बॉडी अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस तो फिर आ ही जाता है। तो वैसे हम स्विमिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक ओलंपियन पाकिस्तानी जो स्विमिंग की दुनिया में चैंपियन है और बड़ी ही यंग खातून है
ये लाहौर दी कुड़ी है और इस हवाले से ये भी बात करना ज़रूरी है कि बड़ी ही कम उम्र में इन्होंने जो बड़े तमगे हैं वो अपने नाम किए हैं। तो ये तो हम इन्हीं से जानेंगे कौन कौन सा मेडल इन्होंने अपने नाम किया है तो और क्यों इनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं किरण खान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। कैसी है किरण? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किरण, माशाल्लाह से जब हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इतने ज्यादा मेडल्स हैं आपके पास और आपको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया और आप यंगेस्ट, आई थिंक आप उस वक्त थी, बहुत ज्यादा यंग थी जब आपको तमगा इम्तियाज नवाजा गया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको गोल्डन गर्ल क्यों कहा जाता है? तो गोल्डन गर्ल मुझे इसलिए कहा जाता है बिकॉज मैंने डेब्यू किया था 2001 व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। मैं यंगेस्ट स्विमर थी, एथलीट थी ओवरऑल द गेम, क्योंकि नेशनल गेम्स जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा इवेंट होता है। उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने के ऊपर ही मुझे ये टाइटल दिया गया था गोल्डन गर्ल। तो उस वक्त मैंने मेडल्स जीते थे 12 गोल्ड मेडल्स। ओके। तो उसके बेसिस पे मुझे ये कंटिन्यूस, क्योंकि आई हैव बीन विनिंग कंटिन्यूस नंबर्स ऑफ गोल्ड मेडल्स। मेरे मेडल्स का नंबर होता था 15, 14, 12, 10, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इवेंट्स लगाती थी। तो फिर मुझे जो था ना, एक दिन नेशनल गेम्स के ऊपर दे एक्चुअली गेव मी द एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड एंड द टाइटल गोल्डन गर्ल, क्योंकि मेरा गोल्ड मेडल लिए तो इसलिए वो टाइटल ही गोल्डन गर्ल बन गया। इतने मेडल्स आपने अपने नाम किए, यंगेस्ट तमगा इम्तियाज आप रही, फिर आपने LGA से गालिबन अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर आप आला तालीम हासिल करने के लिए न्यू जर्सी चली गई, वहाँ से आपने तालीम हासिल की। इतनी स्ट्रगल के बाद और इतने टाइटल जीतने के बाद आपने ये सोचा था सुनो पाकिस्तान में आप आएंगी, आप उसका हिस्सा बने? जोक्स अपार्ट, माय रियल क्वेश्चन इज स्विमिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? स्विमिंग के बारे में बताइए। स्विमिंग, आई थिंक स्विमिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो राजस्थान की पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है, जो मुझे पर्सनली लगता है स्विमिंग इज़ अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज। डिस्पाइट के हम क्या कहते हैं, पानी में लोगों को फोटोफोबिया होता है, पानी में जाने से डरते हैं। आपने देखा होगा नहर पे किस तरह लोग न डर होके पानी के अंदर छलांगे मारते हैं। आपको देख के आपको पता है वाटर स्पोर्ट्स आप वैसे भी कोई करो, सोजो वाटर पार्क हम जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आपका दिल करता है एक्चुअली यू वांट टू बी इन द वाटर। स्विमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक जो आजकल की जनरेशन है दे एक्चुअली नीड मोर फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग सारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल टैबलेट्स लेके बैठे रहते हैं, तो दे एक्चुअली डोंट हैव माइंड बॉडी कनेक्शन एनी मोर। तो जिन बच्चों को हम ट्रेन करते हैं अपनी एकेडमी के अंदर या जिनको हम स्विमिंग कराते हैं, तो वो उनके पेरेंट्स ने उनको भेजा ही सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज दे आर आइदर स्टिक टू द स्क्रीन्स और उनका माइंड बॉडी कनेक्शन नहीं है, और बच्चों का वेट जो है वो ओवर वेट होते जा रहे हैं। और जो बच्चे प्रोफेशनल स्विमिंग करते हैं दे आर इन द पूल और ईयर राउंड, के जिंदगी का और कोई मकसद नहीं होता, उनको वैसे होता है कि वो पूल में होते हैं। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट विनिंग मेडल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करो। ठीक है, इट फॉर मी इट वाज नॉट अबाउट कि मुझे स्विमिंग आती है तो मैंने गोल्ड मेडल पे गोल्ड में, आई एक्चुअली वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय सेल्फ, फॉर माय नेम, फॉर माय कंट्री। अच्छा किरण, ये भी आई वांटेड टू गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स। आप सोचते हो वो लोग जो इसको बतौर एक स्पोर्ट करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल स्विमर बनना चाहते हैं, तो ये महंगा सपोर्ट है? कोई महंगा तो है, लेकिन जैसा पंजाब गवर्नमेंट ने स्विमिंग पूल जो अपना ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जो पंजाब स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है वो बनाया हुआ है, वहाँ पे बच्चों का समर कैंप चलता है। इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, हर बंदा स्विमिंग कर सकता है। बिकॉज आई नो पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स जो है वो नाम की स्विमिंग कराते हैं, वो लिटरली आप एक 30 मिनट्स के पीरियड के अंदर या बच्चे चेंज करके स्विमिंग पूल तक आएंगे या और उसमें उतनी देर में पीरियड खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल के अंदर ऐसा स्विमिंग होती। तो मैं तो कई दफ़ा काफ़ी स्कूल्स को जिनको मैं जानती हूँ तो मैंने उनको कहा है कि आप लोग प्लीज़ स्विमिंग पूल ख़त्म कर दें, बिकॉज इट इज़ रियली अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द किड्स। क्योंकि एंड में सारे बच्चे समर वेकेशन में आते हैं हमारे पास हैं स्विमिंग करने, डिफरेंट क्लब्स में डिफरेंट प्राइवेट कोचेस के पास जाके स्विमिंग करते हैं। तो आई थिंक एक पंजाब गवर्नमेंट ने जो बच्चों का समर कैंप लगाते हैं इट्स क्वाइट अफोर्डेबल और हर बंदा स्विमिंग कर सकता है। एंड वहाँ पे आप 3 साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक वहाँ पे आके स्विमिंग करते हैं। इवन हमारे पास भी। अच्छा किरण, अगर हम आपकी हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपके बचपन में तो शौक पैदा कैसे हुआ? क्या क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है या बचपन से ही आपको स्विमिंग का शौक था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनमें ये वाटर फोबिया होता है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं तो स्विमिंग पूल के पास जाती हूँ, दिल करता है स्विमिंग करने का, लेकिन वो अजीब सा एक फोबिया है। तो ये कैसे खत्म होता है फोबिया? अच्छा, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें स्पोर्ट्स जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अच्छा। मेरे
फादर जो है हिमसेल्फ वाज अ नेशनल स्विमर और उन्होंने ही हम चारों बहन भाई को स्विमिंग सिखाई थी एंड मेरा बड़ा भाई जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए कंपटीशन कर रहा था व्हेन आई स्टार्टेड स्विमिंग। तो मेरे फादर ने मुझे, हम जैसे नॉर्मल बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं उसने सब बच्चों को स्विमिंग सिखाई एंड ही वांटेड टू चेक विद मी कि मैं कंपटीशन के काबिल हूँ, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ स्विमर, नॉट एवरीबडी इज़ अ कंपेटिटिव स्विमर और हर बच्चे के अंदर हारने जीतने की ना एबिलिटी और उसको अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं होती। और आई वाज अ वेरी कंपेटिटिव चाइल्ड और मैं बहुत रिबेलियस बिकॉज आई ग्रू अप इन अ फैमिली ऑफ बॉयज़। तो जब उन्होंने देखा कि मैं अपने भाई के साथ कंपटीशन करी, मैं उसको हर वक्त टीज करती थी कि आज मैं तुम्हें हरा दूंगी, आज मैं तुम्हें हरा दूंगी, आज मेरे साथ रेस लगाओ। तो उसके साथ आई थिंक वो कंपटीशन करने का जज्बा, ये चीज़ें वगैरह तो थी। फिर मुझे मेरे अब्बू ने आई थिंक 98 में या 97 में ना मुझे फर्स्ट टाइम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में डाला और उसके बाद व्हेन ही सॉ कि आई वन दैट कॉम्पिटिशन, उसके बाद उन्होंने कहा कि बस अब तुमने स्विमिंग करनी है और अगर स्विमिंग करनी है तो सही करनी है और सही तरह डेब्यू करना है। तो उस वक्त मैंने कहने का मैंने 2001 में फिर मैंने डेब्यू किया था नेशनल गेम्स के ऊपर, 28 नेशनल गेम्स के ऊपर एंड आई नेवर स्टॉप्ड आफ्टर दैट। अच्छा किरण, अभी आपने ये बोला कि हर कोई अच्छा स्विमर नहीं बन सकता, तो ऐसी कौन सी सलाहियतें हैं जो इंसान में हो तो उसे ये रियलाइजेशन हो जाए वो एक अच्छा स्विमर बन सकता है या बन सकती है? देखिए एक अच्छे कोच के ऊपर डिटरमिन करता है कि एक बंदा जो है वो एथलीट है कि नहीं। देखिए एथलीट्स इनबिल्ट होते हैं, जिस तरह कुछ लोग, आपको पता है, जिस तरह आप डिफरेंट रिस्पेक्टिव फील्ड्स ले लें, जैसा एक सेल्समैन होगा वो बचपन से ही बड़ा अच्छा सेल्समैन होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि उसकी पिच बहुत अच्छी होगी, या कोई मास मीडिया का बंदा होगा तो वो बोलता बहुत अच्छा होगा, या राइटिंग बचपन से बहुत अच्छे एंकर सो देयर आर पीपल हु आर कंटेंट राइटर और शुरू से बहुत अच्छे राइटिंग कर सकते हैं। इसी तरह एथलीट्स हैं, दे आर इनबिल्ट, वो पैदाइशी एथलीट्स होते हैं, उनको पॉलिश करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके बाद भी वो अच्छे स्विमर्स नहीं बन सकते या अच्छा एथलीट नहीं बनते। ठीक है, तो एथलीट्स आर इनबिल्ट, वो आपको नजर आ जाता है कि ये स्विमर बनेगा और ये वाला बच्चा जो है सिर्फ स्विमर बनेगा। ये जेनेटिक्स ट्रांसफॉर्म होती है, आपने बोला आपके वालिद भी स्विमर थे। हाँ, तो मुझे ये लगता है हमारे हम चारों के अंदर जो है ना हमारे में हम में ट्रांसफॉर्म हुई है। आई डोंट नो आगे हमारी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होती है कि नहीं, बट यस डेफिनेटली इट प्लेज अ वेरी बिग रोल कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपके पेरेंट्स स्पोर्ट्स के बारे में सोचते क्या हैं, और आई थिंक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है, वेरी वेल सेड। और आपके घर का माहौल भी बहुत ज्यादा है, किस तरह का है, क्या पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, बिल्कुल इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। किरण खान हमारे साथ मौजूद है और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। And we are right back. जी आप प्लीज और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं और हम ब्रेक में भी किरण खान से बहुत सारे सवाल कर रहे थे, बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे जो अब हम ऑन एयर भी पूछ रहे थे। और जो सबसे जरूरी सवाल हम पूछ रहे थे वो ये कि हम लोग कितनी देर में स्विमर बन सकते हैं अच्छे, और इस तरह के स्विमर के हम लोग अगर खुदा ना खास्ता कहीं पानी में चले जाए तो डूबने से बच जाए। तो एक बेसिक स्विमर को कितना टाइम लगता है एक्चुअली में स्विमर बनने के लिए? देखिए स्विमिंग की स्टेजेस होते हैं, देयर आर 6 स्टेजेस टू बिकम अ गुड स्विमर, ठीक है। स्टेज 1 जो हमारी होती है व्हिच इज द बेसिक फ्लोट, वो आपको एक दिन में भी आ जाता है, डिपेंडिंग कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो और हाउ मच यू आर विलिंग टू लर्न, ठीक है। देन सबकी अपनी एक लर्निंग पेस होती है। अगर एक देयर इज ग्रुप ऑफ 4 पीपल, उसमें से 2 जल्दी सीख लेंगे, एक मीडियम पेस पे सीखेगा और एक को सीखने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, बट इवेंचुअली स्विमिंग सबको आ जाती है। बट आई थिंक जो हमारी बेसिक फ्लोट जिसको हम कहते हैं, जो बेसिक यू कैन स्विम अक्रॉस द पूल, वो आपको 2 दिन में 3 दिन में आ जाता है। लेकिन जो सही प्रॉपर स्विमिंग जिसमें हम चारों स्ट्रोक्स भी कवर करते हैं सारे, बड़ों को आ जाती है 1 मंथ 1.5 मंथ में, और बच्चों को 1 मंथ के अंदर आ जाती है। फिर हम तो कह सकते हैं कि डूबते को किरण का सहारा। अच्छी ट्रेनर है। अच्छा किरण, आप स्विमिंग के अलावा म्यूजिक का शौक रखती हैं, गाने शाने सुनती हैं? गाने साने सुनती हूँ, बट ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग सेशंस ओनली। उसके अलावा तो आप किस तरह के ज्यादातर गाने सुनती हैं? डिपेंडिंग, मोटिवेशनल, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड बिकॉज एज एन एथलीट आई हैव टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। तो आई थिंक क्योंकि आपका ना मेरा बचपन से वही माइंडसेट बना हुआ है, क्योंकि आई ट्रेन्ड माई सेल्फ सो हार्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि मैं गाने भी वही सुनती हूँ। और स्विमिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑल्सो, कि आपका फैमिली टाइम 0 हो जाता है, आप फ्रेंड सर्कल आपका छोटा हो जाता है,
तो आई थिंक फिर मुझे लगता है कि बेहतर है कि जितना छोटा आपका सर्कल होगा उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। और यू एक्चुअली वी हैव टू बी वेरी पीस विद मेक पीस विद योर माइंड, क्योंकि इफ़ यू आर अ स्विमर, बिकॉज हम लोग कुछ लोग जो हैं वो व्हेन यू आर नॉट ब्रेन स्ट्रॉन्ग तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी स्विमिंग को आगे या किसी भी चीज़ को आगे लेके, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल के मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम वेरी फोकस्ड कि पहले मैं ये खत्म कर लूं, बाद में उसको देखूंगी कि क्या हो रहा है। व्हाट रियली मैटर्स, आई बिलीव आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा किरण, जल्दी से हमें इस सवाल का भी जवाब दे दे कि क्या स्विमिंग सीखने की कोई स्पेसिफिक एज होती है? नहीं, कोई एज नहीं, मतलब आप अगर 80 साल के भी हैं तो आप सीख सकते हैं। मेरी स्विमिंग क्लासेस चलती हैं। आई हैव स्विमिंग एकेडमी बाय द नेम ऑफ स्विम विद किरण एंड माय फादर आल्सो हैज खालिद जमान स्विमिंग एकेडमी। ही ट्रेन्स बॉयज, आई ट्रेन गर्ल्स। ओके, मेरे पास लड़कियां आती हैं फ्रॉम 6 years old to 50, 55, 60, they want to learn swimming. So swimming सबको आ जाए, swimming has no age. Athletes have no age. They can ना जैसा वो टेनिस प्लेयर डोजोविक जो है he is 36 and he plays the 36 is a new 26. तो स्पोर्ट्स की कोई एज नहीं है, as long as आप competitive अपनी स्पोर्ट्स को आगे लेके चल रहे हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जब तक आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप जैसे वो म्यूजिक के बारे में बता रही थी ना कि वो कभी कभी आप सुनती हैं मोटिवेट रखने के लिए, तो हम अपने व्यूवर्स को थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा गाना है जिसने आजकल काफी मोटिवेट किया हुआ है और शोबिस की दुनिया से ये खबर है कि आलमी शोहरत याफ्ता लेजेंड है हमारे गुलकार राहत फतेह अली खान। उनका एक नया गाना आया है, मेरे हो जाओ के नाम से ये गाना है जो कि रिलीज हुआ है। इसमें पाकिस्तानी अदाकारा है किंजा हाशमी और उनके साथ जो को एक्टर हैं वो इंडियन यानी कि भारतीय अदाकार और मेजबान हैं करण वाही। तो इस गाने की वीडियो भी आ चुकी है। और अगर इस गाने की बात की जाए तो पाकिस्तान समेत भारतीय फैंस भी करण और किंजा की इस केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और गाने के जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं। और अगर राहत फतेह अली खान साहब की बात की जाए तो ही इज वन ऑफ दोस सिंगर्स है भाई, और साउथ एशियन रीजन में बड़े सगीर पाको हिंद में जो चंद मशहूर नाम है इस हवाले से उनमें राहत फतेह अली खान का भी शुमार होता है। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर भी गाना बड़ा ट्रेंड कर रहा है, तो हमारी गेस्ट किरण हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम पूछते हैं कि आप भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं? Sometimes when I have time, definitely. I think अब सोशल मीडिया का ज़माना है. If you don't have followers, if you don't have good following, तो brands endorsements जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर्स करती हैं. The numbers of followers you have, so you need to have very good numbers of followers. So I think ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है because there are times जब हमें कहते हैं कि what can you do for us, कितने followers हैं आपके. पहला सवाल उनका क्या होता है? I think people have forgotten that Facebook exists and they say कि आपके Instagram पे कितने followers. लोग अक्सर जिम करते वक्त म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, स्विमिंग में ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, वी हैव वाटरप्रूफ हेडफोन्स जो हम स्विमिंग करते हुए सुनते हैं जब हम लॉन्ग ट्रेनिंग्स करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे कानों का म्यूजिक हमारे कोच की डांट होती है। यू कैन नॉट से कि हम कंप्लीटली इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज आवर कोचेस आर स्टैंडिंग ऑन आवर हेड्स, बिकॉज हमारी स्विमिंग जो है इट्स अ टाइम गेम, यू नीड टू बी क्लॉक्ड एवरी टाइम यू डू अ लैप। अच्छा किरण, हम कोई भी स्पोर्ट की जब बात करते हैं तो बहुत फिजिकल फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, खाने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो स्विमिंग के लिए भी क्या आप लोगों का कोई प्रॉपर डाइट प्लान होता है कि ये खाना है ये नहीं खाना? डेफिनेटली, देखिए सारी स्पोर्ट्स रिक्वायर करती हैं और स्विमिंग के अंदर ये कि वी हैव 3 कैटेगरीज, वी हैव स्प्रिंटर्स, वी हैव मिडिल डिस्टेंस, देन वी हैव लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर। ये तीनों कैटेगरीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट। जो हमारे स्प्रिंटर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी मस्कुलर एंड बहुत अच्छी बिल्ड के होते हैं। जो मिडिल डिस्टेंस स्विमर होते हैं दे हैव लीन बॉडी एंड दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ताकि वो ज़्यादा देर तक इंडोरेंस कर सकें। जो हमारे होते हैं इंडोरेंस के स्विमर्स दे आर थोड़े से चबी होते हैं, तो दे कैन स्विम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वेरी फ्लेक्सिबल बॉडी बट वेरी कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जिम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो व्हेन वी नॉट ट्रेनिंग, जैसे पाकिस्तान के अंदर सर्दियों में स्विमिंग पूल आपको पता है बंद हो जाते हैं, वी रिक्वायर अ सर्टेन स्विमिंग पूल टेम्परेचर जिसमें हम गर्म पानी में स्विमिंग नहीं कर सकते। तो हम पूरी सर्दियाँ जो हमारा ऑफ सीजन जो होता है तो हम ड्राई लैंड एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि ताकि हम ज़्यादा ओवरवेट ना हो जाएं। लड़कियाँ आपको पता है कि ओवरवेट हो जाती है और पाकिस्तान में आपको पता है कि शादियाँ जो है वो शादी सीजन है वो दिसंबर, तो विंटर्स तो मैं कहती हूँ आप चाहे जो मर्जी करें, यू डू डेफिनेटली गेन 5 to 10 pounds एंड देन यू हैव टू लूज इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि हमारे जब कोचेस में कहते हैं कि इन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम आपका कैंप शुरू हो जाएगा। किरण, हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया। आप सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनी, बड़ी ही अच्छी बातें इन्होंने बताई है ना। ब्रेक के बाद वापस बिल्कुल नाज़रीन लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि मॉनसून में जहां दीगर कई बीमारियां लाक होने का खतरा होता है, वहीं ये मौसम इंसानी जिल्द के लिए भी मसाइल पैदा करता है। और वो खवातीन जिनकी जिल्द हसास होती है इस मौसम में ज़्यादा मुतासिर होती हैं। हवा में चूंकि नमी भी मौजूद है और इसी की वजह से जिल्द पर दाने, खारिश, कील, मुहासे वगैरह वगैरह नमूदार हो जाते हैं। तो इन असरात से कैसे बचा जा सके, जिल्द को कैसे जो है वो सेफ रखा जा सके, हिना इस पर बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बहुत ही पॉपुलर, आपकी, हमारी, हम सबकी बहुत फेवरेट नैयर आपा। थैंक यू नैयर आपा हमें ज्वाइन करने के लिए सुनो पाकिस्तान में। नैयर आपा, वैसे ये तो हमारा फेवरेट सेगमेंट ही बनता जा रहा है, क्योंकि एक तो आप इजी हमें टोटके बताती हैं, इजी चीजें होती हैं, घर पे बनाए जा सकते हैं। तो आज जो है वो हम स्किन के हवाले से बात करें, बालों के हवाले से भी हम बात करें कि मॉनसून में हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है, कील महासे बहुत ज्यादा निकल आते हैं, एक्नी का प्रॉब्लम खवातीन को बहुत फेस करना पड़ता है। तो आज क्या हमारे लिए टोटके लेकर आई हैं, और उससे पहले नाजरीन को भी ये बताते चलें कि हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में भी आ जाएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं और नैयर आपा से अपने मसले, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, वो उनका सोल्यूशन आपको बता देगी। जी नैयर आपा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से बरसात जो है वो तकरीबन ख़त्म होने को है और आगे जो है वो भादों का मौसम, सावन और भादों, जिसके अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नमी हो जाती है, हब्स हो जाता है, इसके अंदर ब्लस्टर्स बहुत ज़्यादा, जिसको पित्त कहते हैं या गर्मी दाने कहते हैं। हाँ ये उसके बाद जो है वो रैशेस, खारिश, इचिंग, इस तरह के ये पूरा महीना इश्यूज चल रहे होते हैं। इसमें एक तो जो है वो बहुत ज़्यादा आप फोकस करें लेमन पानी पे। जो नींबू पानी है इसमें आपको पता है कि विटामिन सी है, आपकी इम्यूनिटी को जो है वो ये बूस्ट करता है, और प्लस जो है वो आपके जो ये वाले इस मौसम में जो इश्यूज हो रहे होते हैं उसको जो है ये ट्रीट करने में बेस्ट है। ठीक है। तो लेमन पानी आप जो है वो बना के रख लें बॉटल के अंदर, लेमन डालें, उसमें थोड़ा सा नमक और पिंक सॉल्ट डालें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें भी वो तमाम मिनरल्स हैं कि जो पसीने के जरिए से जो है वो जा रहे होते हैं। अच्छा, पिंक सॉल्ट और ये काला नमक मुख्तलिफ चीज़? हाँ जी, काला नमक और चीज़ है। काला नमक ज़रा हम फ्रूट्स वगैरह पे या जैसे शकरकंदी हो गई, इन चीज़ों पे डाल के खाते हैं, ऑरेंज वगैरह के साथ। पिंक सॉल्ट जो है वो उसका जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा जो है वो बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें वो तमाम मिनरल्स होते हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, और गर्मियों में पसीने के जरिए जो है वो सारे मिनरल्स आपकी बॉडी से जा रहे होते हैं। तो नहीं आपा, ये जो हम नींबू पानी बनाते हैं इसमें चीनी ऐड करना जरूरी होता है? नहीं, चीनी ऐड करना जरूरी नहीं। आप चीनी ऐड कर देते हैं तो उसकी आप 50% जो क्वालिटी, टेस्ट तो वो जरा मज़े का हो जाता है, उसमें वो लाल शरबत वगैरह डाल लेते हैं आप लोग। तो लेकिन ये है कि अगर हम अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें आप चीनी वगैरह नहीं डालें। उसके अंदर अगर आप नमक डालेंगे, लेमन डालें, पानी डालें, शिकंजी बना के आप वो बच्चों को भी दें, आप भी सारा दिन पिएं, आप देखेंगे कि आपके जो भी ये इश्यूज हैं 50% जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। अच्छा नैयर आपा, फिर डिटॉक्स वाटर का भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ट्रेंड है, बहुत सारे लोग सीजनल फ्रूट्स उसमें ऐड करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सिनेमन भी उसमें ऐड करते हैं, काली मिर्च भी उसमें ऐड कर लेते हैं। कितना इफेक्टिव है वो? बहुत जबरदस्त। इसी में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि कहा ये जाता है कि जब आप खीरा खा रहे हैं तो आपने बाद में पानी नहीं पीना, लेकिन अक्सर डिटॉक्स जो है बॉटल जो बनाई जाती है उसमें ऐड किए होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। ये भी आप उसको खा रहे होते हैं, खीरे को आप उसका फाइबर भी ले रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो 10-15 मिनट के लिए जो है वो मना, क्योंकि उसके अंदर खुद अपना जो है वो वाटर का कंटेंट होता है, तो वो कई दफ़ा होता है कुछ लोगों को उस तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें ये है कि अगर आप पानी के अंदर डाल रहे हैं, आप उसका फाइबर नहीं ले रहे, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके पानी के अंदर आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसके। आप इतना ज़्यादा सादा पानी इस तरह से नहीं ले सकते जितना अगर आप अपनी 1.5 लीटर की बोतल जो है वो आप बना के रख लेते हैं, उसमें आप पुदीना डाल लें, अदरक का टुकड़ा डाल लें, आप सिनेमन की जो है वो स्टिक डाल लें, खीरा डाल लें उसके अंदर, तो आप ये सारी चीज़ें, टमाटर नहीं डालें क्योंकि वो टेस्ट को जो है वो ख़राब कर देता है। एप्पल ऐड कर सकते हैं। एप्पल उसमें आप ऐड कर लें, उसके चंक्स काट के आप वो डाल लें, तो इससे ये होता है कि एक तो जो है वो आपको सारे लेकिन उसका बेहतरीन टाइम जो है वो आप बना के कम से कम 4-5 घंटे पहले उसको रखें। अच्छा। उसके बाद आप यूज करना शुरू करें, उसी टाइम डालेंगे, उसी टाइम तो आप क्या ओवरनाइट हम बना के रख सकते हैं और सुबह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर ओवरनाइट रख रहे हैं तो फ्रिज में रखना है, अपने बाहर नहीं रखना, फिर स्मेल आ जाएगी। तो इसलिए 3-4 घंटे पहले आप अगर उसको, जैसे सुबह में आपने नाश्ता वगैरह कर लिया, उस टाइम आप सारी चीज़ों को मिक्स करके रख दें। 11 बजे के बाद ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती,
उसमें आपको सारे विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं और आप उस तरह से उतना पानी नहीं लेते जितना आप इस तरह से जो है वो पानी ले रहे होते हैं। बेस्ट डिटॉक्स कैसे बनाया जाता है, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐड करें कि ये सबसे बेहतरीन है? अगर आप बेस्ट डिटॉक्स मुझसे पूछें, जो मैं खुद भी जो है वो ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस एज में भी जो है वो सुबह से लेकर रात तक कोई मेरी 10 तरह की जॉब्स हैं जो मैं कर रही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और किसी भी तरह की बीमारी से अल्लाह ताला की ज़ात ने बचाया हुआ है और बचाए रखे। उसके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन जो एक इशू हम लोगों को सारी हर एक को जो है वो कि हम सुबह में वॉक नहीं करते, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो पूरा नहीं होता, जिस वजह से सारे इश्यूज आ रहे होते। आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही होती है, नींद पूरी नहीं हो रही होती, ये चीज़ें। उसके लिए बेहतरीन है कि आप घर के अंदर जो है वो सुहांजने का पौधा, मोरिंगा का, उसका आप पौधा लगा लें, छोटी सी जगह के ऊपर आप उसको लगा सकते हैं। आप कड़ी पत्ता जो है उसका जो है वो आप पौधा लगा लें, आप एलोवेरा का जो है इस तरह की चीज़ें लगा लें। सुबह में उठ के आप जो ग्रीन लीव्स हैं, ठीक है, पालक का मैं नहीं कहूँगी क्योंकि पालक कुछ लोगों को आयरन है, डाइजेस्ट होती है, कुछ को नहीं होती, जिनके किडनीज के इशू है उनको मना किया हुआ होता है। तो आप क्या करें कि थोड़े से पत्ते जो है वो आप सुहांजने के ले लें, कड़ी पत्ते के ले लें, थोड़े से आप नीम के पत्ते उसके अंदर डाल के उसको आप जो है वो ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके आप उसको जो है वो स्ट्रेन कर लें। उसमें आप हाफ लेमन स्क्वीज करें, एक चुटकी, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है तो आप एक चुटकी उसमें नमक की डाल लें, या आप उसमें हनी थोड़ा सा ऐड कर लें। ये वाला वाटर अगर आप लोग लेना शुरू कर देते हैं तो आप अगर 30 पे हैं तो वहीं पे रुके रहेंगे। अच्छा। आप 40 पे हैं तो वहीं पे रुके रहेंगे। आप 50 पे हैं तो वहीं पे आप रुके रहेंगे, बुढ़ापा आप पे नहीं आएगा। अच्छा। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमने ये आपने सुबह उठ के आप ये वाला पहले जो है ना ये ड्रिंक आप ले लें। अच्छा, ये एनर्जी ड्रिंक भी है, ये आपकी पूरी बॉडी को, आपके तमाम ऑर्गन्स को डिटॉक्स करेगा। और नंबर 2, जिन जिन चीज़ों की आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो आपको इन्हीं से जो है वो मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलेंगे। और ये ग्रीन ब्लड है, इसमें रिच क्लोरोफिल है, क्योंकि जितने ग्रीन कलर के हमारे जितने लीफी फ्रूट्स हैं या ग्रीन कलर की जितनी भी हमारी वेजीज हैं, इसके अंदर रिच क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो आपके ब्लड की ऑक्सीजन लेवल को पूरा करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो नैयर आपा, बहुत सारे लोग जब इस तरह के डिटॉक्स वाटर का हम जिक्र करते हैं या इस तरह के कोई भी ड्रिंक्स होते हैं, उनकी कंप्लेन ये होती है कि इसका टेस्ट प्लेजेंट नहीं होता और सुबह सुबह पीने में वो फिर बहुत मसला होता है, पीने में मुश्किल भी होती है। देखिए, अगर आप टेस्ट को देखेंगे तो फिर आप अपने ज़हन में एक चीज़ बनाएं कि जो अल्लाह ना करे किसी बीमारी की सूरत में हमें जो मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं और फिर जो मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से फिर जो आपकी बॉडी के साथ हो रहा होता है, आप अगर आप अपने माइंड में वो चीज़ रख के वो लेंगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। थोड़ा सा अपने टेस्ट बर्ड्स को जो है वो आपको थोड़ा, आजकल मसला क्या है, हम क्यों जंक फूड्स की तरफ जाते हैं कि वो आपके टेस्ट बर्ड्स को जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, एडिक्शन भी हो जाती है, एडिक्शन उसकी हो जाती है। अगर उसके आप साइड इफेक्ट्स देखें तो यकीन करें कि आप इन बेकरी की और इन चीज़ों को जो है ना वो आप अपने आप से ना 2 फुट दूर ही रखेंगे। जिस तरह से आप देखेंगे जितनी फ्रीजी ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी सेहत की दुश्मन है। तो आप अगर आपने इन चीज़ों की कदर करनी है, नेचर की जो अल्लाह ताला ने दी है, आप सिर्फ 2 घंटे के लिए किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, आप कैंसर हॉस्पिटल में चले जाएं, 2 घंटे का आप वहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आपके पास जो सेहत है वो कितनी कीमती है। सारी जिंदगी की कमाई आप कर लें और अल्लाह ना करे कोई आपको ऐसी क्रॉनिक डिजीज आ गई, आप सारा पैसा भी लगा दे, आप नहीं बच सकते। आप उससे तो इसीलिए कहा जाता है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा नैयर आपा, बहुत सारे लोगों के एक तो डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और डार्क सर्कल्स फिर ये होता है कि वो बढ़ते जाते हैं, नींद अगर पूरी नहीं होती, हम फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब जब लास्ट टाइम भी हमारे शो में आई, आपने कुछ उसके से रिलेटेड टोटके भी बताए, क्या इसके और हम घर पे जो रेमेडीज हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि टी बैग्स को अगर हम रखें पफीनेस खत्म हो सकती है, जो टी बैग्स यूज हुए हुए होते हैं प्रोबेबली। हाँ जी बिल्कुल, टी बैग्स आप ले लें, उन्हें आप फ्रीजर में ठंडा कर लें, फ्रिज में ठंडा कर लें, उसके साथ आइज आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग जो है वो फील होगी। अगर हम डार्क सर्कल्स वगैरह की बात करें, नींद ना पूरी होना,
हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठे हैं, आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, इन वजह से डार्क सर्कल्स आ रहे होते हैं। तो जब इन वजूहात की वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं तो फिर आप कोई भी 10, 15, 20 हज़ार की भी क्रीम लेके यूज़ कर लेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। तो आप जब आपका रिलैक्स करने का टाइम होता है तब आप जो है वो ग्रीन टी के जो है वो टी बैग्स आप जो है वो गर्म पानी के अंदर इन्हें आप डालें, डाल के और उसी पानी समेत आप जो है वो इसको जो है वो फ्रिज के अंदर फ्रीजर में रख दें। ठीक है। जब आप इजी हो गए आप इन टी बैग्स को निकालें और आप इनको अपनी आंखों के ऊपर रख लें। ग्रीन टी जो है वो आपको पता है कि ग्रीन टी इसके ऑयल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इतना ऑयल 5,000 का आता है। तो ये चीपेस्ट बिल्कुल सस्ता तरीन आपके पास। और ये कितनी देर रखे हम आंखों के ऊपर? 10-15 मिनट। आपका दिल करेगा कि इतनी आपको रिलैक्सेशन फील होगी कि आप दोबारा से ठंडे करके आप अपनी आंखों पे रखें। उसके बाद जिस तरह से पफीनेस की अगर आप बात करें तो उसके लिए कैफीन सबसे बेहतरीन है, उससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपकी पफी आइज ना उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, तो उसके लिए कॉफ़ी आपके किचन में होती है। आप क्या करें कि आप जो है वो ½ टी स्पून जो है वो कॉफ़ी गर्म पानी के अंदर उसको डिप करें, उसके अंदर जो है वो आप कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो आप डिप कर दें, उनको ठंडा कर लें। तो आप जो है वो उसको अगर आप अपनी आइज़ पे, जिनकी पफी आइज़ का इशू है, वो अगर उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लॉटिंग होती है और जो पफीनेस होती है विद इन 5 मिनट जो है वो वहीं पे जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आलू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, अल्कालाइन है। नहीं, सदाम साहब हमारे साथ कॉल पे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सदाम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, सबसे पहले तो ये है कि मेरा आपके प्रोग्राम में आज दूसरी कॉल है। अच्छा, एक दफा पहले की थी और मेरी दूसरी कॉल है। मैं माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ, रेगुलर देखता हूँ। माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आगे भी इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतर कीजिएगा इंशाल्लाह। सवाल मेरा ये है कि मेरा गला ना मतलब हर 2-3 बार खराब हो जाता है ना गला। तो बाकी ये कि मैं ठंडा पानी भी नहीं, पानी की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा पीता हूँ। मतलब दिन में 3-4 लीटर पानी मैं अक्सर पी जाता हूँ। मैं ऑफिस में होता हूँ, काम करता हूँ, मेरा काम बैठने वाला है ना। अच्छा। मैं मतलब बैठ के ज्यादा काम है, तो पानी ज्यादा पीता हूँ, लेकिन हर दूसरे-तीसरे दिन बाद गला खराब हो जाता है ना। पानी ठंडा पीता भी नहीं हूँ, फिर भी मतलब समझ नहीं आ रही। डॉक्टर को 3 बार चेक भी करवाया है, मेडिसिन भी लेनी है, लेकिन वो ही हाल है। मतलब सदाम साहब, आप स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं, कोई किसी किस्म की कोई स्मोकिंग नहीं है। बस ठीक है। लेकिन गला मतलब 2-3 दिन बाद ना खराब हो जाता है। लेकिन पानी की जो पानी मैं नहीं छोड़ सकता, पानी मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ, 3-4 लीटर में पी लेता हूँ पानी दिन में ना। तो काइंडली इसकी कुछ ड्रिंक ऐसी कोई बता दें या कुछ ऐसा डॉक्टर साहब को जो मुझे हाल है बता दें। ठीक है। नहीं, आप बता रही हैं, आप सुने जी इसका हाल। सदाम साहब ने हमें हरीपुर से कॉल किया, भाई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रेगुलर हमारे कॉलर हैं, बिल्कुल। इसके लिए जो है वो बहुत बेस्ट रेमेडी है जिन लोगों के गले में कोई भी इस तरह से इशू आता है, ख़राब रहता है, आवाज़ बैठ जाती, गला पक जाता है, मेडिसिन लेनी पड़ती, उसके बाद भी जो है वो ठीक नहीं होता। ग्लिसरीन मेडिकल स्टोर से मिलती है, ठीक है। सुबह में निहार मुँह आपने कुछ खाया हुआ ना हो तो आप जो है वो उसका जो है वो 1 घूंट ले लें और उसके गागल्स करें, अंदर भी चली जाए, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है। उसके गरारे आप करें, 1-2 मिनट के लिए करें, बाथरूम के बाहर आप बैठ जाएं अपनी चेयर वगैरह पे, ठीक है। और अपने सर को जो है वो आप नीचे थोड़ा सा डाउन करके अच्छी तरह, ताकि ना अंदर तक आपके जो है वो उसके जो है ना वो सारी क्वालिटीज़ उसकी जाए। तो अच्छी तरह से अगर अंदर भी चली जाए तो दिल बुरा नहीं करना, क्योंकि उसका कोई नुकसान साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो गरारे जो है वो 1-2 मिनट तक करें, उसके आधे घंटे तक भी ये कुछ नहीं खाएं, कोई पानी नहीं पिए। अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इनका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये अपनी रूटीन रख लें, फटकड़ी लेके 1 पाव के करीब जो है वो पंसारी की दुकान से फटकड़ी ले लें, उसको खिल कर लें। उसका तरीकाकार ये है कि खिल कर लें, उसको हम कहते होते हैं कि खिल कर लें हमारे पंजाबी में। तवे के ऊपर आप रखें उसको, नीचे आग आपने मीडियम रखनी है। वो जिस तरह से नमक की डली होती है ना, ऐसे वो डली देगा, उसको अपने तवे पे रख देना, वो बिल्कुल पानी बन जाएगी, पानी की तरह वो फैल जाएगी, रहेगी तवे के ऊपर, नीचे नहीं गिरेगी। तो आग अपने मीडियम रखनी है, वो पहले पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होगी, उसके बाद वो बिल्कुल वाइट सी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, फिर आप आग बंद कर दें, उसको ठंडी होने दें। उसके बाद उसको जो है वो किसी कपड़े में लपेट के थोड़ा बेलने से क्रश कर लें और ग्राइंड करके छान के उसका पाउडर बना के जो है वो रख लें। अच्छा। तो ये फिर क्या करें, अपनी रूटीन बना ले खाली पेट, ठीक है। ग्लिसरीन के 2-3 दिन करें और उसके बाद जो है ये
एक चुटकी नीम गर्म पानी के अंदर इसकी डालें, एक चुटकी नमक की डालें और उसके गरारे डेली बेसिस पे करें। ओके। तो उसके साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है इनका मसला हल हो जाएगा। स्टमक, जिन लोगों का कोई भी स्टमक में इश्यूज होते हैं जिस वजह से जो है वो ज़ुबान का पक जाना, गले का पक जाना, तो ये कोशिश करें कि इनके जो मैदे के अंदर अगर गर्मी है तो ये इसबगोल का छिलके का जो है वो दही में डाल के सुबह में नाश्ता कर ले, या चिया सीड जो है ये उसके गरारों के बाद आधा 1 घंटे बाद पानी में डाल के चिया सीड, यानी कि ऐसी चीज़ें लें कि जिनकी तासीर ठंडी हो, मैदे की गर्मी इनकी खत्म होगी। जितने भी ये टोटके बताए हैं सारे, आई एम श्योर कि इससे काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं तमाम हमारे देखने वालों को। तो हम मज़ीद भी इनसे जानेंगे। और लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पर एक इकदाम उठाया गया है और उसका भी ख़ासा फ़ायदा है, और वो ये है कि जो मुनशियात के आदी अफराद हैं उनके लिए अब रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। रोशन घर की एक स्कीम है जो मुतारिफ़ कराई गई है। तो निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद डॉक्टर अकरम साहब। तो उनसे मज़ीद जानते हैं कि इस इनिशिएटिव की जो क्या डिटेल्स हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं सर आप? जी राना साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। जो रोशन घर का कंसेप्ट है ये 2 डिपार्टमेंट का है। एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेट इन्वॉल्व है, दूसरा सोशल वेलफेयर। इन दोनों डिपार्टमेंट्स का इश्तराक से ये शुरू किया गया है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 10,000 के करीब रोडों पे हमारे यंग लोग मनफियात का शिकार होके फुटपाथ पे, ग्रीन बेल्ट्स में या वहाँ यारो मददगार लेटे होते हैं। हमारा मकसद ये है कि ये हमारी असासा हैं और ये असासा ही इनको बनना चाहिए और इनसे इस लानत से छुटकारा हासिल कराएं, इनको मदद करें और इनका ट्रीटमेंट साइंटिफिक बुनियादों पे किया जाए। तो ये हमने पिछले हफ्ते अभी इफ्तिताह किया, पहले सेंटर का राइडिंग में। तो इनका सबका नाम रोशन गरी है। दूसरा हमारा इस वक्त ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में खुल गया चुका है। तीसरा हम खोल रहे हैं एफजे के अंडर, फातिमा जना के अंडर, और चौथा इसी तरह हम सिम्स के सर्विसेज इंस्टीट्यूट के साथ। ये उनके हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं है, ये हॉस्पिटल के बाहर हैं, रिहैब सेंटर, और इसमें बाकायदा उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी और उसके बाद उनको स्किल सिखाई जाएगी, जैसे कढ़ाई की, सिखाई की, कंप्यूटर बेस्ड, डिपेंडिंग अपॉन देयर, ताकि वो सोसाइटी में ब्लेंड हों और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और हमारे मुल्क के लिए, माशरे के लिए एक यूजफुल शहरी बन सकें, बजाय इसके के पैरासाइट बने। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी तो ये लाहौर में शुरू किया है, इसके बाद मुल्तान और बाकी तमाम शहरों में हम इसको करें। सिर्फ लाहौर में इसका डिजीज बर्डन अबाउट 10,000 हमारा ख्याल है। अच्छा। तो हम कोई 700 लोगों का रिहैब का करके उनको नेक्स्ट स्टेज पे रिहैब में ले जाएंगे, पहले डिटॉक्सिफाई करेंगे, फिर 700 और इसी तरह करके। तो कोशिश यही है कि इस लानत का हम इलाकुमा कर सकें। बिल्कुल। बाकी इसकी हम तो डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई कम करना एंटी नारकोटिक फोर्स से हमारा राब्ता है। और वो देखें इनके ठेकेदार हैं जो इनको सप्लाई करते हैं और मंशियात पाकिस्तान की गलियों में। अगला सवाल मेरा यही था, इसी से मुतल्लिक था कि अब तो सर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ से ड्रग्स जो है वो अवेलेबल है लोगों को, तो उसके तदारुक के लिए भी हुकूमत पंजाब कोई इनिशिएटिव ले रही है सर? जी बिल्कुल ले रही है, लेकिन वो एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिलके हम ले रहे हैं कि इसकी डिमांड और सप्लाई साइड दोनों को हम एड्रेस करें और स्कूलों को और कॉलेजेस में भी करें, क्योंकि ये नहीं है कि ये वो लोग हैं जो लोअर सोशल क्लास के हैं, हाई सोशल क्लास के बच्चे भी इसमें मुब्तला हैं। हमने रैंडम स्कूल और कॉलेज सैंपलिंग का फैसला किया है हॉस्टल्स में जाके, ताकि वहाँ से भी बच्चों की आइडेंटिफिकेशन हो सके और ये जो हमारा फ्यूचर है वो तबाह ना हो सके, बिल्कुल नजर ना हो सके। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और अगर निगरान हुकूमत के इस इकदाम की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इनिशिएटिव है। पहले भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट रिहैब सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर अक्सर लोगों को जाना पड़ता है इस लानत से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें निगरान हुकूमत लेवल पे बिल्कुल, तो अब ये है बड़ा ज़बरदस्त ये इकदाम उठाया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। तो नैयर आपा चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि नैयर आपा नशे से जान छुड़ाने का भी कोई देसी टोटका है आपके पास?
वैसे बस सिगरेट अपने- से ही हम शुरू कर रहे हैं क्या? सिगरेट से छुटकारा पाया हासिल किया जा बिल्कुल। सकता है? और जाहिर सी बात है कि हमारी जो एक लाइफस्टाइल जो है ना, माँ बाप बिजी हो गए हुए हैं। पहले जो था हर चीज़ के ऊपर वालिदैन जो है वो नज़र रखते थे, तो अब जो है ना वो हम छोटे बच्चों को ही ले लें, शोर कर रहा है, काबू नहीं आ रहा, ये लो पकड़ो कार्टून लगा के दे दिए। तो बस ये बच्चों पे नज़र रखें, अपनी इस्लाह करें। जाहिर सी बात है बाप अगर पी रहा है तो फिर हम बच्चों को नहीं रोक सकते, तो सबसे पहले बड़ों को इस्लाह करने की जरूरत है अपनी। अच्छा, कोई टोटका नहीं है इसकी रोकथाम के लिए? नहीं यार, आपके पास ये है कि खुद के लिए सेल्फ एक कॉन्फिडेंस, एक वो जो एक कुव्वत मुदाफियत होती है, उसको जाहिर सी बात है एक पावर को पहले अपने आप को समझाना है कि ये सही है ये गलत है। जैसे हम बच्चों को हम समझाते हैं कि बेटे इधर जाओगे तो खाई है, जिसमें गिरोगे तो बाई है, इधर जाओगे तो आपका ब्राइट फ्यूचर है। तो जाहिर सी बात है हर वक्त पेरेंट्स जो है वो नजर तो नहीं रख सकते, तो बाकी अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको किसी भी बुराई से और इस तरह से किसी भी चीज़ से जो है। हमने जब इस सेगमेंट का आगाज किया था तो हम बात कर रहे थे कि जी जो जल्दी अमराज होते हैं इस मौसम में, जो रैशेज वगैरह होते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि कुछ रैशेज ऐसे हो जाते हैं जो परमानेंट वो एक निशान छोड़ जाते हैं। ऐसे ही है, वो इतनी इचिंग हो रही होती है, इतनी खारिश हो रही होती है कुछ लोगों को, खासकर ये गर्मियों के मौसम के अंदर, कि वो खारिश कर कर के जो है ना वो जिस्म के ऊपर इस तरह से जो है वो निशान बन जाते हैं। उसके लिए जैसे ही जो गर्मियाँ हमारा अगर आप बचपन की बात करें तो गर्मियों के स्टार्ट होने से पहले हमारे घर में नीम की गोलियां अबू बनाते होते थे। अच्छा। तो वो ढेर 2 डब्बे बना के रख लेते थे। सुबह जब हम उठते थे दांत वगैरह पेस्ट करके किचन जाने से पहले अब्बू रास्ते में बैठे होते थे। एक हमारे नाखून काटते थे, वो चेकिंग होती थी, और दूसरा जो है वो पानी के साथ 2-2 गोलियां हमें वो खानी पड़ती हैं। अच्छा, वो गोलियां कैसे बनाई जाती हैं? गोलियां बहुत इजी हैं। आपने क्या करना है कि नीम के पत्तों की थोड़ी सी पहचान है कि वो लंबूतरे होते हैं, ठीक है? एक धरेक होती है, एक नीम होती है, नीम के पत्ते लंबे होते हैं। तो आप नीम के पत्ते जो है वो ढेर सारे लेके उनको अच्छी तरह धो के उसके पत्ते उतार लें। ठीक है। पत्ते उतार के आप पानी डाल के उसको जो है वो ग्राइंड कर लें, उसका शेक बना लें। सपोज अगर 2 मुट्ठी भर के आपके इसके नीम के पत्ते हैं, आप 2 गिलास पानी के डाल के उसको ग्राइंड करके उसकी जो है वो चटनी सी बना लें। उसके बाद उसको कढ़ाई के अंदर डालें और उसको आप पकाना शुरू कर दें। जब उसका पानी खुश्क होने के करीब हो, उसके अंदर आप 2 या 3 जो है वो टेबल स्पून एलोवेरा जेल के डाल दें, और 1 खाने का चम्मच उसमें आप जो गंदम का आटा है वो डाल दें। अच्छा। वो डाल के आप उसको मिक्स करेंगे, वो बिल्कुल एक डो सी बन जाएगी। ओके। हाँ, उस डो को फिर बाद में आप छोटी छोटी सी टैबलेट्स की शक्ल के अंदर गोलियां उसकी बना दें। वो जब खुश्क हो जाए थोड़ी सी, तो उसके बाद जो है वो चीनी को जो है वो करके ना ग्राइंड उसका पाउडर, आइसिंग शुगर, तो वो आप या मिश्री का पाउडर बना के उन गोलियों को आप उसके ऊपर जो है ना वो सारा कोटिंग सी कर दें, तो वो निगलते हुए और वो खारिश से भी निजात देगा। वो आपकी जितने भी ये गर्मी दाने आपके हो रहे होते हैं उनसे आपको जो है वो बचाएगा। आपका खून जो है वो साफ करेगा। वो कहते हैं ना मेरा खून कोड़ा मच्छर नहीं काटता। हाँ जी, हाँ जी। खून कड़वा हो जाएगा, मच्छर नहीं काटेगा। सॉरी टू कट यू, हमारे पास कॉलर मौजूद है। नवाज साहब जो हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने थोड़ी देर पहले ना प्रोग्राम के शुरू में सुना था नैयर आपा से जी कि एक ड्रिंक है सुबह सुबह जो लेना है निहार मुँह, ठीक है, तो पत्ते 2-3 किस्म के बताए थे वो, जिसमें मोरिंगा पूरे जी, वो प्लीज मुझे नोट करा दीजिए, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, हम रिपीट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज साहब। हाँ जी, घर में लगा लें इसको। लोग पाउडर भी ले लेते हैं इसका, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो फ्रेश चीज़ है ना उसका अपनी क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज, उसके बेनिफिट्स अलग हैं। आप क्या करें कि मुट्ठी भर के जो है वो मोरिंगा के पत्ते ले लें, मुट्ठी भर के कड़ी लीफ ले लें, थोड़े से उसके अंदर जो है वो आप नीम के पत्ते जो है वो डाल लें। थोड़े से मतलब किस क्वांटिटी में? मुट्ठी भर के। अच्छा। अगर जिन लोगों को वो होता है ना टेस्ट कॉन्शियस है तो वो फिर बेशक नीम ना डालें। ठीक हो गया। सिर्फ इन 2 पत्तों को जो है वो आप ग्राइंड करके इनको स्टेन कर लें। इसके अंदर जो है वो 2 या 3 लेमन निचोड़ के इसको आप आइस क्यूब्स के अंदर जमा के रख लें। अगर आप डेली बेसिस पे जो है वो बचाना भी है ना लोगों को, इतनी वलकसी होती है कि यार छड्डो परे उनकी करिए, रोज कौन बनाए, तो वो 8 दिन के लिए आप जो है ना जिस टाइम आपका मूड बना हुआ है तो आप उस टाइम जो है वो इनको ग्राइंड करके आइस क्यूब्स के अंदर जमा के आप रख लें। तो
ये उन लोगों के लिए इतनी कमाल की चीज़ है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती और जो नींद की गोलियां लेते हैं। अच्छा। तो रात को अगर आपने 7 बजे खाना खा लिया, सोने से आप आधा 1 घंटा पहले आप एक मग जो है वो पानी का गर्म करें, इनको आप उसमें डाल लें, नीम गर्म सा जो है वो आप इसको पी लें आधे घंटे। जी आधे घंटे बाद ऐसे हो जाएगा कि आपने पता नहीं कौन सी स्ट्रॉन्ग पिल ले ली है नींद की। आपको नींद आना शुरू हो इतनी जाएगी। रिलैक्सिंग, इसके साथ इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस वही आपके इतना ब्रेन सेल्स को, आपकी बॉडी को इतना रिलैक्स कर देता है। बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों का वेट नहीं जा रहा होता, नाइट में लेना शुरू करेंगे, नाइट के अंदर जो है वो इसके साथ जो है एक ये ड्रिंक है जिसके बेतहाशा फवायद हैं। नींद भी आएगी, फैट भी बर्न होगा, स्किन भी ग्लोइंग होगी और आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। हमेशा आप जवान नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नैयर आपा, आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत सारे टोटके, टिप्स एंड ट्रिक्स आपने बताई, नाज़रीन को भी बहुत फायदा हुआ होगा। आई एम श्योर हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो और बहुत कुछ है आपसे डिस्कस करने के लिए। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब हमारा सेगमेंट है तारीख के झरोखे। तो 2 अहम चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो शख्सियत है बड़ी अहम जिनकी आज बर्थडे है, और फिर आज एक आलमी दिन भी है, उस हवाले से आपको बाद में बताएंगे। तो पहले हम सालगिरह विश करेंगे गुलजार साहब को। भारत के नामवर फिल्मसाज हैं, हिदायतकार, अफसाना निगार, नगमा निगार, शायर भी हैं। तो गुलजार साहब की सालगिरह है। गुलजार साहब जो हैं वो 18 अगस्त 1936 को पंजाब के शहर दीना में पैदा हुए थे, और इसका बारहा उन्होंने जिक्र भी किया है। सोशल मीडिया पर भी हमने कई दफ़ा सुना कि वो जो अपनी जन्मभूमि है उसका जिक्र करते हैं और फिर आप दीदा हो जाते हैं। बड़े शानदार गाने इन्होंने लिखे हैं जो मेरे भी बहुत पसंदीदा हैं। हम सबके बहुत पसंदीदा हैं। बिल्कुल। तो गुलजार साहब को एक दफ़ा हैप्पी बर्थडे कहते हैं, फिर इस पे रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday dear गुलजार साहब। Happy birthday जी। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। बड़ा ही खूबसूरत गाना इन्होंने लिखा है। Beautiful। और एक बात करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जो आर्टिस्ट होता है वो किसी एक सरजमीन या किसी एक मुल्क से खसूसन उसका ताल्लुक नहीं होता है। आर्ट सबका साझा है, तो इसलिए हम लोग अक्रॉस द बॉर्डर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर जो आर्टिस्ट मौजूद हैं और आर्ट में जिन्होंने खिदमात पेश की हैं उनको सराहते हैं और उनके दिनों को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यही एक काविश है और हम ये इंशाल्लाह जारी रखेंगे। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन गुलजार साहब। हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल। और जब आर्टिस्ट की हम बात करते हैं तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और हमारी ये कोशिश होती है कि सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम ऐसे आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देते रहें, और इंशाल्लाह हम देते भी रहेंगे। वंस अगेन जी हैप्पी बर्थडे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च डे की। और ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो आप सब लोग ही जानते हैं कि खतरनाक मर्ज है, और पाकिस्तान में अगर बात करें स्पेसिफिकली तो बहुत तेजी से फैल रहा है। और माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में हर 9 खवातीन में से एक को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा लाहक हो सकता है। तो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पिंक रिबन के CEO उमर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन करने का। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो बड़ा ही एक बेसिक सा सवाल है जो आप मुझे लगता है इसका जवाब बहुत बार दे चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या और इसकी इनिशियल सिम्टम्स क्या होती हैं? लेकिन कैंसर जो है वो ये है कि हमारे जिस्म में हर वक्त बहुत सारे जो सेल्स हैं वो बनते और ख़त्म होते रहते हैं। अगर किसी स्टेज पे जो सेल्स बनने की रेशो बढ़ जाए और जो ख़त्म होने की रेशो जो है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो जो ट्यूमर है वो बॉडी के किसी भी वाइटल ऑर्गन जो है उस पर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि ख़वातीन में अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसकी शक्ल जो है वो इख्तियार करता है। इसकी जो ब्रेस्ट कैंसर की जो अच्छा इस पे कैंपेन रन करने की वजह क्या है पिंक रिबन खास तौर पे, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसके सिम्टम्स जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और वो उनको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है। बाकी जो कैंसर हैं वो जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं, उनका बिल्कुल बहुत लेटर स्टेज पे पता लगता है। बट ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं उनमें फॉर एग्जांपल छाती के किसी भी हिस्से पे कोई गिल्टी का होना, बगल के नीचे गिल्टी का होना, छाती की जो स्किन है उसके ऊपर रैशेस या पिंपल्स का होना,
जो साइज़ है वो बिल्कुल कोई एकदम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए या कोई डिस्चार्ज जो है वो होने लग जाए, तो ये अब वो सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल एक्सटर्नल हैं। और ये हमें जैसे जो हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं उनमें ज़्यादातर ख़वातीन को ये पता होता है कि जी एक छोटी सी गिल्टी बनी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई, बट वो अच्छा ये जो इसके जो सिम्टम्स हैं ना इनमें, जैसे ये जो गिल्टी है कि ये पेन नहीं होती इसमें, ये पेनलेस है, तो इसीलिए ज़्यादातर वो बिल्कुल ऐसे ख्याल नहीं इसके किया जाता कि जी गिल्टी है, वो छोटी सी है, वो बड़ी हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि छाती में जितनी गिल्टियाँ हों वो कैंसर ही हों, लेकिन ये है कि अगर किसी तरह की भी कोई अनयूजुअल ग्रोथ है तो उसको बिल्कुल फौरी तौर पे उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। बहुत सारी आजकल हम देखते हैं कि जो यंग जो लड़कियां हैं उनमें फाइब्रॉइड्स के भी इशू हैं, लेकिन स्टिल वो भी उसको भी जो है वो इन्वेस्टिगेट ज़रूर कराना चाहिए और उस पर एक रेगुलर चेक जो है वो रखना चाहिए। आफ्ताब साहब, एज नंबर कौन सा ऐसा है, कौन सा एज ब्रैकेट ऐसा है जो ज़्यादा मुतासिर होता है इससे और जो वल्नरेबल है डिजीज़ को? और सेकंड ये कि पाकिस्तान में इसकी तादाद इतनी ज़्यादा की वजह? अच्छा, एज जो दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 साल है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 35 साल, और इसके अलावा पिछले 3-4-5 साल में हम ये देख रहे हैं कि जो यंग हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेटली तेज़ी से बढ़ रहा है, और एज यंग एज 17, 18, 19 ईयर्स की जो एज है उसमें ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेट इट्स अ वेरी अनयूजुअल ट्रेंड। तो एज आपको ही मतलब एक टाइम था जैसे ये समझा जाता था कि शायद ये सिर्फ 40 साल की एज से ऊपर की ख़वातीन को होता है, वो अब बिल्कुल ये पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं उसमें बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं है, और यंग एज में भी हो रहा है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा भी आप जैसे इंडिया की बात हो रही थी, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो 22 में से 1 है। पाकिस्तान में जो रिस्क है वो 9 में से 1 है, यानी कि अनफॉर्चुनेटली क्या ऐसी वजह हुई कि हम 76 ईयर्स में हम एक ही लोग, एक ही खिता, एक ही तरह की हमारा जीन्स, लेकिन क्या वजह हुई कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट ये जो रिस्क है ये 3 टाइम्स अनफॉर्चुनेटली जो है वो बढ़ गया। आज जैसे ये रिसर्च के वाले से बात हो रही है, अब ये कि रिसर्च में अभी तो हमने बड़ी मुश्किल से इस इशू समझना शुरू किया है, वरना तो आज अब बहुत साल तो इसके ऊपर बात ही नहीं हो पाती थी, ये इशू को शायद इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा जाता था। अब किसी भी इशू के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हम पहले तो ये देखें कि उसकी मतलब जैसे हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। पूरी दुनिया का एक मॉडल है कि जो बड़ी डिजीज़ेज़ हैं उनसे रिलेटेड जो है वो रजिस्ट्री होती है, जिससे ये पता लगता है कि टोटल नंबर क्या है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, कौन से इलाके में। अभी तो हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े चंद शहरों में हैं, तो हमें ये भी नहीं पता कि कोई शायद ऐसे कोई ख़ास इलाके भी हैं पाकिस्तान के जहाँ पे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा है। और फिर इसकी वजूहात में जो अभी जो कुछ स्टडीज़ जो अगेन हम तो मतलब 99% तो जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं। तो स्टडीज़ बहरहाल ये बता रही हैं कि जो हमारी खुराक है वो डेफिनेटली जो है वो ये जो रिस्क है, ये जो इंसिडेंस है इसको बढ़ा रही है। हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं, हम जो बहुत अच्छा, फिर ये कि दुनिया में जैसे बहुत सारे ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऑलरेडी जो बैन हो चुके हैं, जो बिल्कुल मतलब कंफर्म्ड है कि इनके इस्तेमाल से जो है वो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी हम ये देखते हैं कि हमारी खुराक में आप बहुत सारे अगर चीज़ें शेल्फ से उठाएं और उनके लेबल देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स नज़र आएंगे जो शायद पूरी दुनिया में बैन है, बट पाकिस्तान में वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो रिसर्च है इसको भी हमें 3-4 हिस्सों में देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जो रिस्क फैक्टर हैं उनके ऊपर लोकलाइज, मतलब हम अगर यूएस की रिसर्च देखें तो ठीक है हमें वो कुछ गाइड तो कर सकती है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ का जो हमारे खित्ते का जो उससे क्या रुकावट है, क्यों हमारे यहाँ पर जब डेटा जो है वो इतने डेंजरस नंबर शो कर रहा है, रिस्क फैक्टर इतना बढ़ गया है,
और फिर वल्नरेबल खवातीन की तादाद ज़्यादा है सारे मामले लेकर, तो फिर क्यों रिसर्च उस तरह से नहीं हो रही जब आप बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं? और भी आपके सवाल के साथ ही ऐड करना चाहूँगी कि हम ये बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि खवातीन में ही सिर्फ ये ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, हालांकि कुछ केसेस अजीम मर्दों में भी रिपोर्ट होते हैं, तो इस पर भी रोशनी डालिए। देखिए ये कि अगर मैं अपने पिछले 20 साल की एफर्ट देखूं तो एक तो ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सिस्टम में इनकन्सिस्टेंसी है जी, इसका बहुत बड़ा इशू है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक दफ़ा कोशिश की, एक ट्रायल कैंसर रजिस्ट्री बनवाई, अच्छा फिर वो 18वीं तरमीम आ गई, जो हेल्थ है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, वो एकदम हर चीज़ जो है वो ज़ीरो पे चली गई है। फिर वो किसी चीज़ को शुरू करना, फिर ये कि अगर हम ये देखें तो मतलब अगर आप मतलब मैं इतने सालों में जब भी हाईएस्ट लेवल पे इस इशू को लेके गया हूँ तो मुझे आगे से यही बताया गया है कि जी अभी तो फ्लड है, अभी तो ज़िलज़ला है, अभी तो बिजली का क्राइसिस है। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इस पे जो अरबाब इख्तियार है हमारी गुजारिश है कि वो कान धरें और प्रॉपर रिसर्च करें, काम करें। उमर साहब, अगर कोई इससे रिलेटेड आप कोई अच्छा मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों जी, आई थिंक कि हम जो हुकूमत से तो चलें, जब कुछ होगा इंशाल्लाह होगा, लेकिन एज इंडिविजुअल्स जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सबको इस इशू को सीरियसली कम से कम अपने इर्द गिर्द देखना है। हम एक तो पहली बात ये है कि ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है, ये किसी को भी लाग हो सकती है, इसमें शर्माने की, छुपाने की, इसको टैबू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई बीमारी है, ये एक बीमारी है। अगर इसका कोई सिम्टम किसी को फील होता है, वो फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाए, अपना अल्ट्रासाउंड कराए। पिंक रिबन हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह 80% इस वक्त कंप्लीट हो गया है। हम फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे यहाँ आए, कंप्लीट फ्री सर्विस है। हमें ब्रेस्ट कैंसर को छुपाना नहीं है, बल्कि इसको जब भी कोई सिम्टम है इसको फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लेना। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की कि फ़ौरन से आएँ अगर आपको कोई भी इस तरह की सिम्टम्स फील होती हैं, कोई आपको लंप फील होता है और आपको ये लगता है कि शायद ये हो सकता है, आप शायद और उसके चक्कर में ना रहें, ज़रूर जाएँ, अपनी स्क्रीनिंग कराएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। उमर आफ्ताब साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है पिंक रिबन वो फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल अगेन जी एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, पहली बात तो ये है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स इस मर्ज़ का शिकार होता है तो बिल्कुल भी आप झिझके नहीं, घबराएं नहीं, और इनिशियल स्टेजेस पे जो चीज़ जल्दी हैंडल हो सकती है वो उतनी ही बेहतर है और फिर से आप सेहतमंद भी हो सकते हैं। इसका क्योर भी आई एम श्योर उमर आफ्ताब साहब जो है वो अवेलेबल है, वो ये इट्स ए ट्रीटेबल थिंग ना? जी बिल्कुल इट इज़ जी, मतलब ये तो इवन 4th स्टेज तक वी सी लॉट्स ऑफ पेशेंट्स जो फुली रिकवर करते हैं। अर्ली जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उस वक्त देखें, अगर बिल्कुल कोई पहले अर्ली आ जाता है तो मे बी सिर्फ एक शायद सिंपल सर्जरी जो है वो रिक्वायर्ड हो, बिल्कुल ट्रीटेबल है। तो आप जो है वो इसका ख्याल रखें, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, बिल्कुल अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म, हम लेंगे आपसे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।